आज से 25 साल पहले जब हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही लोगों के पास पक्के के मकान। लोग रात को मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही अपना गुजर बसर किया करते थे और अगर रात के वक्त कहीं बाहर जाना हो तो टॉर्च का सहारा लिया करते थे। उस वक्त हमारे गांव में सुविधाओं की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। मगर उसी सुकून के बीच एक डर भी था, जमींदार साहब के बगान का डर, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि उस बगान में रात के वक्त आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं। जमींदार साहब भी काफी समय पहले अपने घर को छोड़कर गांव से चले गए, लेकिन जमींदार साहब इस गांव को छोड़कर क्यों गए इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया। असल में रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह जमींदार साहब और उनके परिवार वालों का ना तो उनके घर में कोई पता चला और ना ही पूरे गांव में, जिस कारण काफी लोगों का ये भी मानना है कि जमींदार साहब और उनके परिवार वालों को उन शैतानी आत्माओं ने मार डाला। लेकिन ये बात भी सच है कि जमींदार साहब के घर बनाने से काफी सालों पहले वो बगान एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। और तो और मैं या कोई भी जब उस बगान के अगल बगल से गुजरते तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिस कारण गांव का कोई भी आदमी रात के वक्त उस बगान की तरफ नहीं जाता है। हालांकि मेरे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक सुबह मैं उठकर चाय पी रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त मोहन भागता हुआ मेरे पास आया। तो उसे इस तरह से भागता देख मैंने मोहन से पूछा, क्या बात है मोहन, तू भाग क्यों रहा है? इस पर मोहन ने कहा, राजू तुझे पता नहीं है क्या, हरिया काका मर चुके हैं और उनकी डेथ बॉडी उसी भूतिया बगान के पास मिली है। मोहन की ये बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि तभी मोहन ने दोबारा कहा, गांव वाले बोल रहे हैं कि ये भी आत्माओं का ही काम है। हालांकि मैं और मोहन हम दोनों इन सब बातों को नहीं मानते थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, मोहन आज रात हम दोनों उस बगान में जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर मोहन ने कहा, हाँ ठीक है, आज हम लोग जाकर देखते हैं। जिसके बाद हमने तय किया कि जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम ठीक रात के 10 बजे उस बगान के पास मिलेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम भागकर हरिया काका की डेथ बॉडी को देखने गए। अब हमें इंतजार था तो बस रात होने का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर उस बगान में है तो है क्या। देखते ही देखते दिन ढलने लगा। दोपहर का खाना पीना खाकर सोकर जब मैं उठा तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 7 बजे का। लिहाजा अभी से ही सारा गांव सन्नाटे में डूबने लगा था। जिसके बाद ठीक रात के 8 बजे हम सभी ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे इंतजार था तो बस घर वालों के सोने का, ताकि घर वालों के सोने के बाद मैं उस बगान की तरफ जा सकूं। और ठीक ऐसा ही हुआ। 10 बजे से आधा घंटा पहले, यानी कि रात के 9:30 बजे ही मेरे सभी घर वाले सो गए। लेकिन मुझे 10 बजे जाना था तो मैंने आधा घंटा और इंतजार किया। जिसके बाद रात के 10 बजे एक टॉर्च लेकर सबसे छुपाते छुपाते धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब मैंने अपनी निगाहें एक बार इधर उधर घुमाई तो मैंने देखा कि सारा गांव एकदम से वीरान हो चुका है। दूर दूर तक मुझे मेरे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर जानवर भी गांव में हो रहे
अजीब अजीब घटनाओं से काफी डर रहे हों। खैर, मोहन ने मुझे बगान में आने को कहा था, तो मैंने अपना टॉर्च जलाया और दबे पांव बगान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से बगान यहीं कोई 5 मिनट की दूरी पर था। तुरंत ही बगान पहुंच जाऊंगा। रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, जिस कारण मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने काफी कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं उस बगान के करीब पहुंचा, तो ना जाने क्यों उस बगान के करीब आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मगर मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मैं चलकर बगान के अंदर दाखिल हुआ तो बगान के अंदर का माहौल इतना वीरान था कि मानो ये बगान इस दुनिया में ही ना हो। खैर, बगान के अंदर आकर मैं इधर उधर मोहन को देखने लगा, लेकिन मोहन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मगर मोहन ने तो कहा था कि वो ठीक 10 बजे मुझे बगान में ही मिलेगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बगान के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर गई। तो पेड़ के ऊपर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक डाल पर कोई अपने पैरों को नीचे लटकाकर बैठा हुआ था। मगर घना अंधेरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतनी रात गए इस बगान के पेड़ के ऊपर कौन होगा, ये सोचकर मैं काफी सहम गया। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च की लाइट को उस पेड़ के ऊपर घुमाई, तो ऊपर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त मोहन बैठा हुआ था। लेकिन मोहन पेड़ के ऊपर तो कर क्या रहा है, उसे तो पेड़ के ऊपर चढ़ना भी नहीं आता। फिर वो पेड़ के ऊपर गया तो गया कैसे। खैर, मैं चलकर पेड़ के पास गया और आवाज लगाकर मोहन से कहा, मोहन, तू पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतर। तो मेरी आवाज सुनते ही मोहन ने मेरी ओर देखा और झटपट पेड़ से नीचे उतरने लगा। वो पेड़ से नीचे इस तरह से उतर रहा था कि मानो उसे पेड़ के ऊपर से गिरने का कोई डर ही ना हो। देखते ही देखते मोहन पेड़ से उतरकर मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहा, चल चल थोड़ा अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद मैं और मोहन हम दोनों चलकर बगान के अंदर जाने लगे। मगर चलते वक्त मैंने एक बात पर गौर किया कि मोहन का बर्ताव अब मुझे काफी बदला बदला सा लग रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मोहन अचानक एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तो उसे अचानक इस तरह खड़ा होता देख मैंने मोहन से कहा, अरे मोहन, क्या हुआ तुझे, खड़ा क्यों हो गया? मगर इस पर मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं चलकर मोहन की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं मोहन के करीब पहुंचा तो मोहन एकदम से मेरी ओर पलटा। तो मोहन के पलटते ही उसके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा, क्योंकि अब मोहन की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका चेहरा अब जला हुआ दिखाई पड़ने लगा था। साथ ही साथ उसकी दोनों आंखें भी गायब थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मोहन नहीं बल्कि भूत है, जो मोहन का रूप लेकर मुझे मारने आया है और अब शायद मैं नहीं बचूंगा। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी उस भूत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां असली वाला मोहन आ गया और उसने आते ही उस भूत के ऊपर भभूत छिड़कने लगा, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। इस पर असली वाले मोहन ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ भभूत ले आया। जिसके बाद हम भागकर घर आ गए।
तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरे मामा जी बहुत ही गुस्सैल किस्म के आदमी थे। अगर घर पर किसी से भी थोड़ी कहा सुनी हो जाती तो घर छोड़ने के लिए उनका एक पैर हमेशा उठा हुआ ही रहता था। उस शाम भी जब मामी जी और मामा जी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो मामा जी ने अपना बैटरी टॉर्च लिया और चल पड़े। गुस्से से लाल हो चुके मामा जी बस अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। अब चलते चलते तकरीबन 20-25 मिनट बीत चुके थे और मामा जी घर से काफी दूर निकल आए थे। गांव के कच्चे रास्ते पर चलते हुए जब मामा जी के पैर दुखने लगे तो वो रास्ते के किनारे पर बैठ गए। अब लगभग अंधेरा हो चुका था, जिस वजह से थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता सूरज की रोशनी में चमक रहा था, अब वही रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा इस कदर छा चुका था कि टॉर्च की रोशनी के अलावा कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। कुछ देर आराम फरमाने के बाद मामा जी फिर से आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव में जंगली जानवरों का भी खतरा काफी बढ़ा हुआ था। मगर मामा जी इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े जा रहे थे। अभी मामा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने की ओर 3-4 टिमटिमाती बत्तियां जलती दिखी। जब मामा जी ने अपनी टॉर्च की लाइट उन बत्तियों पर डाला तो पाया कि ठीक उनके सामने कुछ दूरी पर 3-4 बच्चे खड़े हैं और वो लाल टिमटिमाती रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन सभी बच्चों की आंखों से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान की आंखें लाल कैसे चमक सकती है? और तो और इतनी रात गए 3-4 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कहां से? अभी मामा जी ये सोच ही रहे थे कि तभी मामा जी की नजर उन सभी बच्चों के पैरों पर गई तो उनके पैरों को देखकर मामा जी का पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। अब मामा जी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। देखते ही देखते वो 3-4 बच्चे मामा जी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब मामा जी का सारा खून सूखने सा लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वो उन सभी भूतों के हाथों मारे जाएंगे कि तभी मामा जी ने हिम्मत जुटाया और वहां से अलग एक पतले रास्ते की ओर दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते जब एक बार मामा जी पीछे मुड़कर उन सभी भूतों की ओर देखा तो वो सभी भूत ना जाने क्यों जोर जोर से हंसे जा रहे थे। मामा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, मगर उनको इतना जरूर पता था कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत को अपने पीछे समझकर मामा जी दौड़ते रहे कि तभी उन्हें कुछ दूर पर आगे एक छोटा सा घर दिखा। उस घर को देखकर मामा जी की जान में थोड़ी सी जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर की तरफ जाने लगे। भागते भागते मामा जी उस घर के बंद दरवाजे पर पहुंचे और जोर जोर से उस घर का दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला तो उनके दरवाजा खोलते ही मामा जी झट से घर के अंदर दाखिल हो गए। तो उन्हें इतना डरा और घबराया देख उस आदमी ने मामा जी से कहा, क्या वो बेटा तुम इतना डरे हुए क्यों हो? जिसके बाद मामा जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में अपनी पूरी आप बीती उस बुजुर्ग आदमी को बताई। तो मामा जी की पूरी आप बीती सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, वो बच्चे, अच्छा डरिए मत। इतना बोलकर उस आदमी ने घर के अंदर चिल्लाते हुए कहा, अभी मैं बैठे बैठे पानी का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे 2-4 लोगों के एक साथ चलने की आवाज सुनाई पड़ने लगी और जैसे ही वो कदमों की आवाज मेरे थोड़ा नजदीक आई
तो मामा जी का पूरा शरीर वापस से कांपने लगा और हाथ पैर भी फिर से फूलने लगे, क्योंकि पानी का ग्लास लेकर कोई और नहीं बल्कि वही 3-4 बच्चे आए थे। ये देखकर मामा जी समझ गए कि आज उनकी मौत पक्की है कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहीं वो बच्चे ये लोग तो नहीं थे। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर मामा जी ने जब अपनी निगाहें उस बुजुर्ग आदमी की ओर घुमाई तो मामा जी का कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा अब उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब वो बुजुर्ग आदमी भी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। अभी मामा जी वहां से उठकर भागने ही वाले थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी के भूतों ने मामा जी का गला पकड़ लिया, वो भी इतनी जोर से कि मामा जी उस भूत के शक्ति के आगे जिंदा लाश की तरह प्रतीत होने लगे। वो अपने गले को उस भूत के हाथों से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही थी। अभी मामा जी मरने ही वाले थे कि तभी वहां नाना जी और गांव के 2-4 लोग आ पहुंचे। तो उन लोगों को देखकर वहां मौजूद सभी भूत हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मामा जी ने अपनी पूरी आप बीती नाना जी को बताई, तो इस पर नाना जी ने कहा, आज से कुछ साल पहले इस घर पर एक पिता और उसके 3-4 बच्चे रहा करते थे, मगर एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बड़ी सी ब्रेक फेल गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उन सभी की वहीं पर मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा हर रोज भटकती रहती है। जिसके बाद मामा जी नाना जी के साथ घर चले आए, तो इस तरह से उस रात मामा जी की जान बच गई। अभी मैंने अपने मामा जी की पूरी कहानी अपने दोस्तों को बताई ही थी कि तभी मेरे एक दोस्त गौतम ने कहा, अरे अमित, मेरे चाचा जी के साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी। इससे पहले कि गौतम कुछ बोले, दूसरे दोस्त ने हल्की दबी हुई आवाज में कहा, बताना क्या हुआ था तेरे चाचा जी के साथ। जिसके बाद गौतम ने बताना शुरू किया। आज से करीबन 12 साल पहले मेरे चाचा जी ने गांव के बाहर एक दुकान में बतौर स्टाफ का नया नया काम पकड़ा था। उनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, जिस कारण लोग रात के वक्त टॉर्च का सहारा लेकर इधर उधर जाया करते थे। अमूमन उस समय लोग रात के वक्त ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकला करते थे। ऐसे ही एक रात चाचा जी की काम से छुट्टी हुई, मगर उस दिन शाम से ही काफी तेज बारिश हो रही थी। चाचा जी उस दिन अपने साथ छाता ले जाना भूल गए थे, तो छुट्टी हो जाने के बाद वो दुकान के शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रात भी बढ़ती जा रही थी। इस पर चाचा जी ने अपने मन ही मन में कहा, और 10 से 15 मिनट देखता हूँ, वरना भीगता हुआ घर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बावजूद भी बारिश नहीं रुकी, तो चाचा जी भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। बारिश और तेज होती जा रही थी, मानो बारिश चाचा जी से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो। खैर, अभी चाचा जी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर काफी हलचल होती दिखाई पड़ी। तो उस हलचल को देखकर चाचा जी ने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस पेड़ के ऊपर घुमाया, तो उस पेड़ के ऊपर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर इतनी बारिश में भी चाचा जी के प्राण सूख गए और उनका पूरा शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके 2 सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर चाचा जी को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है,
जिसके बाद चाचा जी ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे घर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।